Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza, and today our lecture topic will be on electric flux. Before starting this topic, let's recall our previous lecture of electric field intensity, in which we explain electric field intensity and the behavior of electric charge. So, what does electric field intensity means? It is defined as force per unit charge, or you can say test positive charge or sensor. It has very small in magnitude, and also have negligible influence on the electric force. In our previous class we also study about behavior of electric charge, that the field of the positive charge will be radially outward and the field of the negative charge will be radially inward. Now we are defining electric flux. By definition, the total number of electric field lines passing through a given area in a unit time is known as electric flux. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, और ये जो आपको पिक्चर में एक सरफेस नज़र आ रहा है या प्लेन नज़र आ रहा है, इसे हम कार्डबोर्ड कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. अब देखें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं. अब ये कार्डबोर्ड के अंदर से जितनी लाइन पास हो जाएंगी, पास थ्रू द सरफेस, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अच्छा, एक शर्त है इसके अंदर, इफ़ द प्लेन इज़ नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब है जो प्लेन है और जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया क्या चीज़ है? वेक्टर एरिया से मुराद ये है कि आपके पास जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ होगा जिसका नाम होगा वेक्टर एरिया. जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर एरिया ड्रॉ होगा, उसका नाम है वेक्टर एरिया. तो हमेशा अपने याद रखना है कि जो सरफेस है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेक्टर एरिया. अगर मेरे पास सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेस किया गया है तो उसमें वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल और 90 डिग्री. अगर मेरे पास सरफेस वर्टिकल प्लेस किया गया है तो मेरे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल और 0 डिग्री. तो ये बेसिकली डिफरेंस है सरफेस और वेक्टर एरिया में. सो वी कैन से दैट द टोटल फ्लक्स इज गिवन एज फाई इज अ सिंबल ऑफ फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. E dot A. E is the electric field lines and A is a area vector और वेक्टर एरिया. अगर हम डॉट प्रोडक्ट का साइन हटाएं तो हम क्या पुट करेंगे? cos theta. Theta is the angle between electric field intensity and vector area. We can also say that it is a dot product of magnitude of electric field intensity and the surface area, which is always perpendicular to the field. ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है. इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया. Its unit will be Newton meter square per coulomb, because electric field intensity has a unit of Newton per coulomb and area has a unit of meter square. So we can say that it is a unit of Newton per meter square per coulomb. And एक और चीज़ इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसका मतलब है जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो जाएंगी थ्रू द सरफेस, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसकी एग्जांपल देखें इस तरीके से कि मेरे पास पानी का फ्लो हो रहा है और मेरे पास उसको मुझे रोकना है, तो मैंने आगे कोई हिंड्रेंस प्लेस कर दी. फॉर एग्जांपल आगे दीवार प्लेस कर दी. अब अगर वो पानी को फ्लो भी करवाना है तो फिर मैंने उस दीवार के अंदर एक होल प्लेस कर दिया. अब जितना होल से वो पानी पास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसका मतलब है वो फील्ड लाइंस, पानी को आप कंसीडर करें फील्ड लाइंस, वो फील्ड लाइंस उस होल के अंदर से पास होके चली गई हैं. अब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होके चली गई हैं वो क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी तो फिर
ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर कम फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी तो फिर कम फ्लक्स होगा। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो अब इसको एक और स्लाइड के थ्रू देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ आप देखें, पहले जो पिक्चर के अंदर आप इसमें नोट करें कि हमारे पास जो सरफेस एरिया, ये जो प्लेन है उनका जो स्फेरिकल इन शेप है और दोनों सेम साइज़ के, ठीक है। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इसमें कम है और इसमें नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम है, ठीक है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एरिया कांस्टेंट रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अनदर थिंग कि एरिया डिपेंडेंट है, इसमें बिल्कुल 90 डिग्री प्लेस किया गया है और इसमें कुछ एंगल पे प्लेस किया है। अगर एंगल प्लेस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है और इंक्रीज़ भी हो सकता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द एंगल। अगर किसी एंगल पर टिल्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम हो गई हैं, देखें, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 6 की 6 पास हो रही हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अनदर थिंग, अगर मेरे पास एरिया कांस्टेंट नहीं है और एरिया मेरे पास किसी का सरफेस का एरिया डिक्रीज़ कर दूं और किसी का इंक्रीज़ कर दूं, देखें इन दोनों में, इसमें एरिया स्मॉल है और इसमें एरिया लार्ज है। जिसमें एरिया स्मॉल है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा और जिसमें एरिया लार्जर है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगल एंड एरिया वेक्टर और सरफेस। अब बात करते हैं केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि किस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगी, किन पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगी और किस पोजीशन के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब है मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है, सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। अगर प्लेन मेरा परपेंडिकुलर है, जो पिक्चर नंबर 1 में आपको नज़र आ रहा है, पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है आपको, अगर मेरे पास प्लेन परपेंडिकुलर है तो मेरा एरिया वेक्टर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, या बोल सकते हैं पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर पैरेलल है तो पैरेलल में एंगल बन जाता है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो फिर मैंने फॉर्मूला पढ़ा था EA cos थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, EA cos थीटा। अगर थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो और दे आर इन द सेम पोजीशन और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। अनदर एक्सट्रीम केस, इसमें मेरे पास देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है, तो इसमें हम देखें मेरे पास जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, 90 डिग्री। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या हो गई, 90 डिग्री। अब मेरे पास जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान वो बन रहा है 90 डिग्री। अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है। EA cos थीटा, थीटा की जगह पे आपने 90 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। इसका मतलब है फ्लक्स विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। देखिए मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा एंड वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर मेरे पास ये केस बन जाएगा। और इसको और इस तरीके से हम किस तरह बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। इन प्रीवियस पहले वाली जो पिक्चर है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, अच्छा मैंने फर्स्ट और लास्ट पिक्चर एक्सप्लेन की है भी आपको, फर्स्ट पिक्चर के ऊपर दोबारा से आ रहा हूँ। पर फर्स्ट पिक्चर के अंदर देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, पास थ्रू द सरफेस, उसमें फ्लक्स मिल रहा है। इसमें हमारे पास पास ही नहीं हो रही, वो ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। मुझे पास करवाने, पासिस टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। लास्ट केस है जिसके अंदर देखें इसकी कुछ भी एंगल फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल थीटा, इसमें मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। किसी एंगल के ऊपर मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा जो फ्लक्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर मैं एंगल डिक्रीज़ कर दूंगा तो मेरा फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अच्छा, एक और स्लाइड के अंदर इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसको और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक और स्लाइड देख रहे हैं। देखिए इसमें हमारे पास अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, इसका मतलब परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, और ये वाले केस देखें तो इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में मौजूद हैं, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल में एंगल बन जाता है 0 डिग्री, तो cos 0 बन जाएगा 1, तो मेरे पास जो मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रीवियस केस है जिसके अंदर, या मिड केस है जिसके अंदर कुछ भी एंगल फॉर्म हो रहा होगा सरफेस से, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो मेरे पास कुछ भी एंगल फॉर्म होने के बाद मेरे पास कुछ भी फ्लक्स जनरेट हो सकता है। इसमें देखें मेरे पास जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेस किया है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। इसमें देखें मेरे पास जो सरफेस है वो वर्टिकल प्लेस किया है या परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द सरफेस आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।